बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। एक नए एपिसोड जो हम आजकल मज़हबी इंतहा पसंदी के ख़ात्मे के लिए मुख्तलिफ़ पार्लियामेंटेरियंस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके रोल को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उस हवाले से हमारा ये एक नई एपिसोड है उसकी। आज हम जो स्पेशली कोविड के अंदर मज़हबी इंतहा पसंदी को प्रमोट किया गया, जो शिया सुन्नी के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, और इस वबा के मौका पर भी शायद ये कौम जो है वो यकजहती की तरफ नहीं जा सकी, जिसमें यकीनन पार्लियामेंटेरियन का रोल जो है वो बड़ा एक अहम रोल होता है। इस सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ और माइनॉरिटी अफेयर्स जनाब एजाज़ आलम ऑगस्टीन साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हम इनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स का, क्योंकि बड़ा एक अहम रोल है। अक़लियती उमूर को भी ये देखते हैं, ख़ुद भी पोलिटिकल वर्कर हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। एजाज़ साहब, ये बताइएगा कि अभी कोविड चल रहा है, पिछले कोई 5 महीनों से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ये वबा आई है। पाकिस्तान में हमें ये देखने को मिला कि जब शुरू में पहले ही कहा गया कि जी ये शिया कम्युनिटी की तरफ से प्रमोट हो रहा है, फिर कहा गया ये तबलीगी जमात की तरफ से हो रहा है, इसी तरह माइनॉरिटीज़ को बड़े इश्यूज़ फेस करने पड़े राशन की डिस्ट्रीब्यूशन में और दीगर जो उमूर हैं उस हवाले से, और आप ज़ाहिर है हुकूमती नुमाइंदे भी हैं, तो क्यों हम यकजहती की तरफ नहीं जा रहे? और ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री का एक बड़ा अहम रोल है और आपकी जो माइनॉरिटी अफेयर है। सबसे पहले तो कौसर साहब, मैं ये आपसे बात करना चाहता हूँ। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि दुनिया में ऐसा होता है कि जब कोई वबा के दिनों में तमाम कौमें यकजहती का मुज़ाहरा करती हैं, और तो मैं समझता हूँ कि आप जब यकजा होंगे तो किसी बीमारी का, किसी वबा का, किसी तकलीफ़ का मुकाबला कर सकते हैं। जब आप ऐसे वक्त में इस तरह की फ़ज़ा बना दें जिसमें मसलक की मज़हबी बुनियादों पर, तो मैं समझता हूँ कि वो एक तो हम अल्लाह ताला की खुशनुदी भी नहीं हासिल कर सकते, और सेकेंडली एक फ़ज़ा इस तरह की बन जाती है कि आप में यकजहती उस तरह आ ही नहीं सकती। तो ये आपने दुरुस्त कहा, हमने भी इस चीज़ को महसूस किया कि जब से ये वबा आई है, कईयों ने किसी इसको मसलक के साथ जोड़ा, तो हमने फिर इस चीज़ को महसूस करते हुए हमारे डिपार्टमेंट ने हमने YDF के साथ मिलकर USAID का प्रोग्राम था, जिसमें हमने इंटरफेथ का काम शुरू किया, जिसमें हमने पैटर्न ये रखा कि कोरोना एक वबा है, इसका किसी मसलक या मज़हब से कोई तल्लुक़ नहीं। तो इसके लिए हमने एक कैंपेन लॉन्च की, जिसमें हमने बड़े बड़े शहरों में स्टीमर्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए, स्टीमर्स लगाए, और उसके बाद हमने मौलाना तारिक जो जमील साहब हैं उनको लिया, मौलाना अबू कबीर आज़ाद साहब हैं, हमारे आर्च बिशप जो सेबेस्टियन शाह हैं, हमारे हिंदू कम्युनिटी से थे, एक हमारे सिख कम्युनिटी से थे, हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, और उसके बाद हमने शिया कम्युनिटी से फिर हमने मौलाना ताहिर अशरफी साहब और तमाम मसालिक के उलमा कराम को भी लेकर फिर हमने वो रोहित TV पे भी शायद आपने देखा हो, चले हैं, और उसके बाद हमने दूसरे नेशनल मीडिया पे भी। सिर्फ बुनियादी मकसद हमारा ये था कि हम उस फ़ज़ा को ख़त्म करना चाहते थे जो कि ये फ़ज़ा एक कायम कर दी गई थी कि कोरोना का किसी मज़हब या मसलक से तल्लुक़ है। तो बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई ही एक बुरी हरकत थी जिन्होंने भी इस कैंपेन को लॉन्च किया। मैं समझता हूँ कि ये सर, एक कौमी एक्शन प्लान बनाया गया था 2014 के बाद, जब APS का वाक़या हुआ था। उसके तहत बहुत सारी इस तरह के कवानीन बने हेट स्पीच को रोकने के लिए। वो हरकत में क्यों नहीं आते? स्पेशली वबा के मौका पर तो बड़े हरकत में आना चाहिए था उनको। हुकूमत आपकी है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, जो लोग दुनिया में हर तरह के, हर किस्म के लोग मौजूद हैं, मतलब कि अगर पूरा मगरब जो है वो टॉलरेंस की बात करता है, वो इंटरफेथ की बात करता है, तो वहाँ टेरी जॉनसन जैसे लोग भी मौजूद हैं। तो हर माशरे में, हर जगहों पे इस तरह के लोग मौजूद होते हैं जिनका काम है नेगेटिविटी फैलाना। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो चाहते ही नहीं हैं कि पाकिस्तान एक जो मजबूत रियासत बने, वो कोई ना कोई इस तरह के देखें। मैं आपको बताता हूँ कि ये तालिबान की जो जंग थी, वो तो अपने आप को सबसे ज़्यादा मजहबी समझते थे, तो उन्होंने देखें हमारे मुल्क के साथ, हमारे लोगों के साथ क्या असर किया।
तो ये जो लोग नेगेटिव लोग होते हैं वो हर वक्त में, चाहे आप कानून देखें, कानून जितने मर्ज़ी बन जाए, लेकिन आप नेगेटिव लोग जो मनफी सोच के लोग होते हैं उनको आप, और फिर ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं कि आपकी सोच पे तो कोई पैरा नहीं लगा सकता। आपका पता नहीं है कि हम यहाँ पे बैठे हैं, हमसे कौन बाहर जाकर एक छोटी सी स्टेटमेंट देने की बात होती है, तो फिर उसके बाद पूरा जो है हर तरफ जो है। सर, नेशनल एक्शन प्लान बना था, आपको यकीनन उसका बड़ा बेहतरीन आइडिया होगा। जो एपीएस के वाक़या हुआ था उसके बाद तमाम स्टेक होल्डर्स का कंसेंसस बिल्ट हुआ था, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हुई थी कि अब हमने जो इंतहा पसंदी है उसके खात्मे के लिए मिलजुल कर काम करना है। हेट स्पीच जो आप कह रहे हैं किसी की सोच को नहीं रोका जा सकता, हेट स्पीच को काउंटर करने के लिए कवानीन बनाए गए थे, लेकिन हुकूमतें शायद उस पर अमल दरामद नहीं करा पा रही। देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये जिस बात की आप निशानदेही कर रहे हैं, आपको पता है कि जब तफ्तान से ज़ायरीन आए थे तो उसके बाद एक बहुत गलत किस्म का एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ था। तो ज़ाहिरी बात है उसको नेगेट जो है वो गवर्नमेंट ने किया है। वहाँ की जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट थी उन्होंने इसके ख़िलाफ़ बयान दिया, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। फिर गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर का ख़ुद उसमें बयान आया था, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी स्टेटमेंट आई थी, इवन दैन जो हमारे नेशनल डिज़ास्टर्स के जो चेयरमैन हैं उनकी स्टेटमेंट आई थी। फिर पंजाब हुकूमत और सारी गवर्नमेंट्स ने इस बात को कंडेम किया था, और किसी ने ये नहीं कहा था कि ये कोई जो भी बात कर रहा है अच्छी बात कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों के रवैये ही इस तरह है कि मनफी रवैयों के। सर, इस वबा के दौरान भी हमने शायद एक यकजहती पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी नहीं देखी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पे होना चाहिए था। और ज़ाहिर है आप लोग क्योंकि हुकूमत में, तो आप लोगों का किरदार बड़े भाई का है कि आप बाकी सारों को साथ लेके चलें। तो क्यों आखिर हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे वायलेंस को ख़त्म करने के लिए, इंतहा पसंदी को ख़त्म करने के लिए, ये जो इस तरह की वबाई अमराज हैं उनके इस तरह के मौक़ों पर जो नेशनल कॉजेज़ हैं मेरे ख्याल से? सबसे पहली तो बात यह है कि जितनी पॉलिटिकल्स पार्टीज़ होती हैं, हम 2 दिन पहले भी हमारा एक जमहूरियत की मजबूती की बुनियाद पे एक सेमिनार में बात हो रही थी। देखिए, हमारा इशू ये है कि हम जब जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई है, अब अपोजिशन का काम है कि वो कोई बुरे कामों की निशानदेही करें और उस पर अपना मौक़िफ़ लेकर आएँ। वो दोनों पार्टियां और दूसरे लोग इस काम में लगे हैं कि किसी तरह हम इस पार्टी को नीचे गिरा दें। तो देखें, आपके पास जब मैंडेट 5 साल का है तो आप किस तरह किसी को 2 साल या 3 साल के बाद डिसिबलाइज कर सकते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये देखें, ये वबा के दिनों में पूरी दुनिया में एक यकजहती मिली हमें दूसरे ममालिक में, जिसमें सारी पार्टियों ने अक्रॉस द बोर्ड मिलकर कहा कि नहीं, ये एक वबा है और इसके ख़िलाफ़ हमने मिलकर काम करना है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पे सियासी पार्टियों ने पॉइंट स्कोरिंग की है। किसी ने स्मार्ट लॉकडाउन की मुखालफत की, किसी ने लॉकडाउन की मुखालफत की, किसी ने कहा नहीं जी इधर पंजाब में ऐसे या उधर ऐसे है। ये तो मैं समझता हूँ कि एक अजीब फ़ज़ा बजाय इसके कि हम मिलकर उसका मुकाबला करते, हमने पॉइंट स्कोरिंग की है। अभी मैं इसमें मिसाल देना चाहता हूँ, जैसे सिंध के वज़ीर आला थे, वो जब नेशनल एक्शन प्लान की मीटिंग्स होती थी तो उसमें 95% बातों पे इत्तफाक करते थे, लेकिन जो ही वो बाहर निकलते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ बात कह देते थे। तो बात यह है जब, और मैं समझता हूँ कि उनका वबा को कंट्रोल करने से ज़्यादा टारगेट जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। तो ये जब आपके अंदर, अब इसमें आप देख लें कि शहबाज शरीफ साहब उधर से आए कि हम जनाब मैं अपने लोगों के साथ खड़ा होने आया हूँ, तो वो अंदर बैठ। सर, जब इस तरह के इश्यूज़ पंजाब में स्पेशली होते हैं तो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री क्या प्रोएक्टिव मैकेनिज़्म है आपका कि आप लोग कोई प्रोएक्टिव तरीके से उन चीज़ों को एड्रेस करते हैं? लोग कोई कंप्लेंट सेल आपने बनाया हो, कोई इस तरह की कोई डेवलपमेंट है आप लोगं की तरफ से? सबसे पहले तो कौसा हम ह्यूमन राइट्स की जो जितनी भी हमारे साथ हम मोस्टली हमारे जो ज़रिया है वो सोशल मीडिया है और प्रिंट मीडिया है और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है। हम यहाँ से चीज़ों को लेते हैं और फौरी फिर हमारे पास डेली बेसिस पे हम आईजी को जहाँ जहाँ वाक़या होता है उनसे रिपोर्ट मंगवाते हैं। रिपोर्ट मंगवाने के बाद फिर हम उस पर एक्शन करते हैं। और पंजाब में पहली दफ़ा हमने ये इस पैटर्न को लेकर आए हैं। पहले यही डिपार्टमेंट सिर्फ लाहौर में बैठकर देखता था,
अब हमने आकर ह्यूमन राइट्स की कमेटियां बना दी हैं जो कि हर डिस्ट्रिक्ट्स में अपना काम कर रही हैं, और अब जो हर डिस्ट्रिक्ट्स में ह्यूमन राइट्स का एक सेल मौजूद है जो कि अब पहले मसला ये होता था कि जो केस राजनपुर में होता था उसको तो कोई एड्रेस भी नहीं करता था, उसको तो कोई देखता भी नहीं था, या डीजी खां में हो गया या किसी पसमानदा इलाके में हो गया। लेकिन लाहौर में चूँकि मीडिया ज़्यादा है, लोग ज़्यादा अवेयर हैं, एनजीओ सेक्टर ज़्यादा है, तो यहाँ पे कोई केस होता तो वो बड़ा हाईलाइट होता था। तो अब ये कमेटियाँ जो मैंने सेल बनाए हैं, इसके ज़रिए हम पूरे पंजाब में पूरी तरह हमारी ग्रिप हो गया। अब हमें हर डिस्ट्रिक्ट उन कमेटीज़ को एक आम शहरी कैसे एक्सेस करेगा? लेट सपोज किसी माइनॉरिटी के राइट्स की वायलेशन होती है या उस पर कुछ जुल्म किया जाता आम है, शहरी वो कैसे एक्सेस करेगा उस आम डिस्ट्रिक्ट शहरी की बात नहीं है किसी ने एप्लीकेशन देने, वो वहाँ पे खुद ही डिस्ट्रिक्ट की बिनाद पर जहाँ जो भी वाक़या होता है वो खुद वहाँ पे पहुँच जाते हैं। सर उनका क्या कोई मैकेनिज्म क्या है? उनको उनका कैसे पता चलेगा कि फलाने मोहल्ले में ये वाक़या हो गया? उनका मैकेनिज्म ये मैं बताता हूँ कि मोस्टली तौर पर आपको पता है कि आजकल बचाने वाले कम होते हैं, वीडियो बनाने वाले ज़्यादा होते हैं। आपको तो सोशल मीडिया के हमारे पास एक ऐसा है कि फ़ौरी जब उनको पता चलता है सोशल मीडिया के ज़रिए, या मैंने जिस तरह पहले भी बताया कि प्रिंट मीडिया है, तो फ़ौरी वहाँ पे वो खुद पहुँच जाते हैं। इससे पहले कि वो कोई मैकेनिज़्म ढूंढें, वो खुद वहाँ पे जाकर उनके साथ मिलकर जो भी काम इसमें जो डिप्टी कमिश्नर है वो उनका चेयरमैन होता है, और उन अपने 2 सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं। उसके अलावा डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल जो है उसका मेंबर है, डीपीओ मेंबर है। तो ये इस तरीके से फिर हमारे जो मेंबर्स हैं उनको जेल विज़िट की इजाज़त है, थानों में वो जाकर विज़िट करते हैं ताकि कहीं पे तशद्दुद तो नहीं हुआ या किसी के साथ तशद्दुद हुआ है, या तो इस तरह की हम कोशिश कर रहे हैं। और फिर अभी जो आज तक इन 2 सालों में हमारा जो कंप्लेंट सेल है ह्यूमन राइट्स का, उसमें 20,000 के करीब एप्लीकेशंस हैं जो हमने इंटरटेन की। ये कंप्लेंट सेल सीएम साहब का है या ह्यूमन राइट्स में? ये सीएम साहब का जो कंप्लेंट सेल है उसके नीचे जितनी ह्यूमन राइट्स की आती हैं वो हमारे पास आती हैं पंजाब में, तो फिर हम उनको एड्रेस करें। जी नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं एजाज़ आलम साहब से जो सूबाई वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ और माइनॉरिटी अफेयर्स हैं। एजाज़ साहब, हम बात कर रहे थे कंप्लेंट मैकेनिज़्म का। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स फेडरल लेवल पे जो है उन्होंने एक 1099 के हवाले से एक हेल्पलाइन भी बनाई हुई है, तो क्या आप लोग उससे कनेक्टेड हैं? अगर कोई माइनॉरिटी का इशू होता है वो 1099 पे हेल्पलाइन पे कॉल करे, वो क्या आपको लिंक करते हैं या पंजाब की कोई इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है इस हवाले से? ऐसा नहीं है, जो कंप्लेंट सेल है ना वो एक ही है जो प्राइम मिनिस्टर्स का है। उसमें वो जैसे हमारा ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट है या मिनॉरिटी पंजाब के मतल्लका कोई इशू होता है तो वो हमको भेजते हैं, फिर हम यहाँ से उनको इंटरटेन करके तो डेफिनेटली जवाब हमने उधर ही देना होता है। तो हमारा लिंक है, डेली की बुनियाद पर हम जो है वो उन एप्लीकेशंस को देखते हैं जो हमारे मुतल्लका होती है, उसको हम एंटरटेन। माइनॉरिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं? कोई वायलेंस की ज़्यादा आती हैं? नहीं, अभी तक वायलेंस की हमारे पास एक भी नहीं आई। अभी तक हमारे पास मोस्टली जो आई हैं वो आई हैं कोई चर्च इशू के, किसी को कोई डेवलपमेंट इशू है, कोई कहीं पे एनओसी का इशू है, कहीं पे कोई ओवरसीज़ का बंदा है उसके कोई पैसों का इशू है। तो मकसद कहने का ये है कि वो इस तरह के जो है ना जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कोविड की अगर हम बात करें तो जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन थी, जो आप लोगों ने सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट की गवर्नमेंट की तरफ से भी, सिविल सोसाइटी मुखैर हजरात की तरफ से, क्या यकसां बुनियादी बेसिस पर, इक्वालिटी की बेसिस पर माइनॉरिटीज़ को भी कंसिडर किया गया? या जो अक्सर शिकायत आती है, सिंध के अंदर बहुत सारे इस तरह के मसाइल आए, पंजाब में भी इस तरह की कई जगहों पे आइडेंटिफिकेशन हुई कि शायद माइनॉरिटीज़ को इग्नोर किया जा रहा है कि चैरिटी जो है लोग दे रहे हैं, लेकिन वो जब आगे देखते हैं क्रिश्चियन की बात है या हिंदू की बात है तो उसको थोड़ा सा वो इग्नोर कर जाते हैं। कोई इस तरह के मसाइल आप लोग कैसे एड्रेस करते हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इसको बयान करने में मैंने गलती हुई है। देखिए, एक तो अहम जो बात है समझने वाली है कि जो ज़कात है, ज़कात जो है मिनॉरिटी के लोगों को नहीं दी जा सके, ठीक है। अब कई जगहों पे ज़कात के पैसों से राशन तकसीम किया गया था, कई जगहों पे ज़कात के पैसे किए थे, तो वहाँ उन्होंने कहा कि मिनॉरिटीज़ को हम ज़कात के पैसों से, क्योंकि ज़ाहिर बात है मिनॉरिटी के लोग ज़कात के पैसे तो नहीं कटवाते,
तो बैतुल माल एक है, और बाकी मैं नहीं समझता कि कहीं जगह से देखें, सिंध में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने लाखों की तादाद में फूड हैम्पर तकसीम किए हैं, लेकिन इस तरह का कोई वाक़या नहीं आया। पंजाब में हमने खुद यहाँ पे इवन देन, मैं यहाँ की जो मजहबी जमातें हैं उन्होंने बहुत सारी जगहों पे हमारे कहने पर जो है वो लंगर खाने लगाए, और हमारे कहने पे कई जगहों पे उन्होंने राशन तकसीम किए। हमारे गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव्स माइनॉरिटीज़ के लिए? देखें, गवर्नमेंट की तरफ से मैं आपको बताता हूँ कि हमने माइनॉरिटीज़ को हर जगह पे जितनी बड़ी बड़ी आबादी हैं वहाँ हर जगह पे जाके तकसीम किया, और अभी तक मैं समझता हूँ कि पंजाब में हम तकरीबन 10 करोड़ के करीब जो 10 करोड़ की अमाउंट से लोगों को राशन तकसीम कर चुके हैं पूरे पंजाब में। डिपार्टमेंट की तरफ से हमने मुख्तलिफ NGOs के साथ मिलकर, मुख्तलिफ जो फलाई इदारे हैं उनके साथ मिलकर हमने माइनॉरिटीज़ के लिए तकरीबन 10 करोड़। अच्छा सर, पीस एजुकेशन की अगर बात की जाए, काउंटरिंग वायलेंट की एक्सट्रीमिज़म की बात की जाए, तो यूनिवर्सिटीज़ का बड़ा एक अहम रोल है, क्योंकि वहाँ से एक नई जनरेशन बिल्ड हो रही है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है। मशाल वाला वाक़या आपके सामने है, भावलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर एक वाक़या हुआ, आए रोज़ यूनिवर्सिटी में भी हम इस तरह के वाक़यात सुनते हैं। ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी अफेयर्स, आपका कोई मैंडेट है कि लोगों जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर जो टॉलरेंस प्रमोट करनी है रिगार्डिंग कि आपने माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को कैसे डील करना है, अपनी कम्युनिटी में माइनॉरिटी को आपने कैसे डील करना है, उस हवाले से कोई आप लोगों ने कोई अवेयरनेस कैंपेन, कोई इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ? मैं सबसे पहली तो बात यह है कि ये बड़ी एक ज़बरदस्त बात है कि पिछले 2 सालों में इस तरह का कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि जिसमें आप डिस्क्रिमिनेशन या इस तरह की, क्योंकि आप देखें कि अगर आप पीछे चले जाएं तो जिस तरह जोसेफ कॉलोनी को जलाया गया, शांति नगर है या गुजरा का वाक़या है, तो ये खुदा का बड़ा शुक्र है कि पिछले 2 सालों में इस तरह का कोई जो एक्सट्रीमिज़म का वाक़या पेश नहीं आया। तो दूसरी आपने जो बात की यूनिवर्सिटी पे, देखें हम पंजाब 18 अमेंडमेंट के बाद पंजाब में पहली दफ़ा जो है ये इंटरफेथ हार्मनी की मिनिस्ट्री आई है, जिसमें अब हमने काम शुरू किया हुआ है, और जिसमें हमने पहली दफ़ा पंजाब में हम इंटरफेथ पॉलिसी जो है मुतारिफ़ करा रहे हैं। और इंटरफेथ हम काम ही स्टूडेंट्स में कर रहे हैं, हम काम ही यूनिवर्सिटीज़ में कर रहे हैं, हम काम ही कॉलेजेस कर रहे हैं, क्योंकि आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, जिस तरह आज के दौर में अगर इंटरफेथ की अगर ज़रूरत है तो वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारा जो 60% जो तबका है उनमें इंटरफेथ फैलाया जाएगा, क्योंकि मैं समझता हूँ जब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अगर वो उस वक्त उनके दिमाग में, उनके ब्रेन्स में कोई चीज़ फ़िक्स हो जाए तो फिर वो आगे चलकर बेहतरी लेकर आती है। तो ये हमारा एक प्लान है जिसके तहत हम मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ यूनिवर्सिटीज़ में इंटरफेथ के काम को प्रमोट कर रहे हैं। सेकेंडली, आपने जो बात की कि इस तरह के जो इक्का दुक्का मशाल वाला वाक़या, तो यकीनन ये तो इस ऐसे वाक़यों को तो कतई तौर पर जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि ये हमारी सोसाइटी में। और सबसे जो मैं समझता हूँ कि जो इसमें अहम बात है कि हमने पंजाब की सतह पर इसको एड्रेस किया है। जैसे पंजाब टेक्स्ट बुक्स की बहुत सारी किताबें हैं जिसमें इतना सारा हेट मटेरियल मौजूद है, और जब हेट मटेरियल मौजूद होगा तो आप माशरे में टॉलरेंस नहीं पैदा कर सकते हो, जिसकी बुनियाद पर ही आगे इंटरफेथ और ये एक्सट्रीमिस्ट और दूसरी चीज़ें बननी हैं। तो हमने पहली दफ़ा पंजाब में किया है कि हमारे डिपार्टमेंट का नुमाइंदा टेक्स्ट बुक में बैठ गया है जो कि हेट मटेरियल जितना है उसको रिमूव कर रहा है। तो जब मैं समझता हूँ कि अब देखिए काफ़ी इस पे डेवलपमेंट हुई भी है। हाँ जी, काफ़ी इस पे डेवलपमेंट भी शुरू हुई है। और ये जब मैं समझता हूँ कि देखिए, जब हम अपने बच्चों को किसी के बारे में पढ़ाया जाए कि ये यहूदी हैं, ये अंसार हैं, तो यकीनी तौर पर ये एक ऐसा माइंड होता है बच्चों का कि वो जब जहन में बैठ जाता है तो वो फिर आगे बढ़कर फिर वो एक्सट्रीमिस्ट की बुनियाद पैदा करती है। तो हमने मुल्क में अपने में प्रोग्रेसिव लोग जो है वो मुहैया करने हैं, ना कि हमने फनेटिकिज़म की तरफ जाना है। तो इसलिए हमने इसकी बुनियाद रख दी है। और इंशाल्लाह आपको पता है कि कल ही जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं शफकत महमूद साहब, उन्होंने एक
इंटर जो प्रोविंशियल जो कमेटी बनी है, उन्होंने प्रोग्राम किया कि वो चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में एक जैसा निसाब आए और वो निसाब की पूरी तरह हो। अब यही गलती है कि मैं आपको बताता हूँ कि कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, उन्होंने अपनी बुक्स इस तरह की लगाई हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा हेट मटेरियल मौजूद है। अभी पिछले दिन हमने एक के ख़िलाफ़ एक्शन लिया है, एक बहुत बड़ी जो यूनिवर्सिटी है वो अपने इंटर के निसाब में इस तरह की बातें थी कि जो मैं कहता हूँ माइनॉरिटीज़ के लोग तो वैसे ही कुछ थोड़े से इतने ज़्यादा जोशीले नहीं होते, तो इस तरह की बातें अगर किसी और जगह होती तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा, तो मैं फिर वही बात करना चाहता हूँ कि सब बुनियादी बात है कि जब हम अपने बच्चों को सिलेबस में अपने इस तरह की बातें पढ़ाएंगे या यहाँ हमारी बुक्स में हेट मटेरियल मौजूद होता तो हम जो सर इंटरफेथ के हवाले से जो आप कह रहे हैं उसमें क्या डेवलपमेंट आप लोग कर रहे हैं? कोई बोर्ड बना रहे हैं कम्युनिटी? बोर्ड नहीं बना, हमने पॉलिसी देखिए पंजाब में पिछले 70 सालों से 71 सालों में पॉलिसी नहीं थी, तो हमने पॉलिसी इस पे लेकर आए हैं। उसकी कुछ दिनों तक हम जो है वो उसकी कंसल्टेशन मीटिंग्स जो है हमारे उलमा इकराम से, हमारे जो माइनॉरिटीज़ के रिलीजियस लीडर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे मीडिया के लोग हैं, हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हमारे एनजीओ सेक्टर के लोग हैं, उन सब से हम कंसल्टेशन करने के बाद एक जो है एक मौसर डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में लाएंगे जिसकी बुनियाद पर आगे सारी यूनिवर्सिटीज़ में सब जगह पे काम शुरू हो। सर सोशल मीडिया का बड़ा अहम रोल है लोगों की परसेप्शन बिल्ड करने में। आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा हेट मटेरियल चल रहा होता है। कोई मिनिस्ट्री आपकी कोई इस तरह के स्टेप्स ले रही है सोशल मीडिया को FIA के साथ मॉनिटर करना? देखिए सबसे पहले तो बात है कार्रवाई करना। सबसे पहले तो कौसर साहब बात यह है कि ये तो डेफिनेटली ये एक फेडरल सब्जेक्ट है कि ये जो सोशल मीडिया पे, और ये यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया एक ऐसा फैक्टर है जो हर बंदे की पगड़ी छाल कर आगे बढ़ता है, और ये यकीनी तौर पर अगर इस पे कोई फ़िल्टर ना होगा तो कोई बंदा, मैं आप कोई बंदा महफूज नहीं रहेगा। और फिर यकीन करें कि इस तरह की 98% के करीब इस तरह की ख़बरें ऐसी फैलाई जाती हैं कि जिसमें इश्तियाल, नफ़रत और हम किस तरफ जा रहे हैं। देखें सोशल मीडिया पूरी दुनिया इसको एज एजुकेशन इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ ये ट्रेंड एक गलत चल पड़ा है। हम जो है अभी टिकटॉक की तरफ चल पड़े हैं, हम जो वीडियो की तरफ चल पड़े हैं, तो ये हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है ना वो गलत करने में हम पहले नंबर बेलगाम हो गया वो। हाँ जी, बेलगाम हो गया। तो इसके लिए जब तक मैं समझता हूँ कि फ़िल्टर नहीं होगा तो ये हम माशरे में इस तरह का अदम बर्दाश्त का माशरा पैदा। चलिए ये फेडरल सब्जेक्ट तो है, लेकिन प्रोविंसेस को भी तो चाहिए ना कि वो अपनी कुछ रिकमेंडेशंस, कुछ जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करें, फेडरल को बताएं कि भाई आप इस तरह की वो हम देते रहते हैं। वो जैसी जैसी बातें हमारे पास आती हैं, हमारे पास एक पूरा जो हम चीज़ों को कलेक्ट करने के बाद हम आगे अपने इनपुट देते रहते हैं कि यहाँ पे ये हो गया, ऐसा नहीं है, वो डिस्कस होता है। वो पंजाब की सतह पर अभी देखें मंदिर का जो इशू चल रहा है इस्लामाबाद में बनने का, उसमें KP में एक माइनॉरिटी के MPA साहब हैं रवि कुमार साहब, उन्होंने एक रेजोल्यूशन भी प्रेजेंट की कि हम पाकिस्तान के आइन का एहतराम करते हैं और जो फैसला हमारे लिए होगा हम उसे बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। जबकि सोशल मीडिया के ऊपर इतना हेट क्रिएट किया जा रहा है, एक दूसरे को बुरा भला कहा जा रहा है, एक दूसरे को मज़ाहिब को टारगेट बनाया जा रहा है, तो मतलब इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है शायद इस वक्त। लेकिन पहली तो बात अल्टीमेटली मुल्क की बदनामी हो रही है। लेकिन पहली तो बात है कि हमें मंदिर, मस्जिद, चर्च जो है इन पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए और इन पे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। ये एक सिंपल बात है, प्राइम मिनिस्टर ने उसमें स्टेटमेंट दे दी है, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल उस पर काम कर रही है, तो उस पर अब मसला ये है कि सोशल मीडिया पे हर बंदा आलम बना हुआ है, हर बंदा जो है वो दानश्वर बना हुआ है, तो ये एक ख़तरनाक बात है। और फिर बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी सोच व विचार के हर बंदा बात कह देता है जो उसके मुंह में आती है, तो ये यकीनी तौर पर ख़तरनाक बात है। और मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पर हमें बाकी चीज़ें चले करते रहने, मजहबी बुनियादों पर इस तरह का टारगेट नहीं किया जाना चाहिए एक दूसरे के मज़हब पर। और सर इसमें स्पेशली पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा ना कि मतलब इंटरनेशनली पाकिस्तान का हम एक नेगेटिव इमेज प्रमोट कर रहे हैं। जब यहाँ पे मज़हब के दरमियान जंग जारी होगी
ठीक है, हमने सीखा है, हमने आज तक क्या सीखा, हमने सलीबी जंगों से क्या हासिल कर लिया। ठीक है, हमने आज तक दुनिया में कोई शख्स भी जंगों से ना मुल्क फ़तह होते हैं ना तो मज़ाहब के दरमियान जंग। और देखें आज का दौर तो ऐसा है कि जब देखें वेटिकन में मास्क बन सकती है, वेटिकन में मस्जिद बन सकती है जहाँ पे कुछ सोच भी नहीं सकता, और इंग्लैंड में बहुत सारे चर्चिज़ को उन्होंने मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया कि जब वो इबादत करते हैं वो कर लेते हैं, वो करते हैं। तो इस तरह की हारमनी जो है ना डेवलप करने की ज़रूरत है, ना कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ बातों को करके तो हम एक गिरेबान पकड़ें। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं एजाज़ आलम साहब से जो सूबाई वज़ीर हैं इंसानी हकूक़ और माइनॉरिटी अफेयर्स के। सर हम डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। वो ये बताएं कि पिछले दौर में भी ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर थे पंजाब में, अब आपको भी तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। क्या डिफरेंस लेके आए हैं पिछले दौर में और अब इस दौर में अगर देखा जाए तो? देखिए, सबसे जो बुनियादी बात है कि हमने पहले 100 दिन में जो है मिनॉरिटी एम्पावरमेंट पैकेज मुतारफ़ कराया है, और ये अपनी नौइयत का पाकिस्तान की जो पंजाब की जो 72 साल तारीख़ है उसमें पहली दफ़ा ये चीज़ों को एड्रेस किया गया, जो कि हमारे बेसिक मुतालबात थे। उनमें 5 कंपोनेंट्स थे। पहला था हायर एजुकेशन में कोटा, सेकंड था जो सेंटेंस रिमिशंस, जो हमारे कैदी भाई थे, जो मुस्लिम भाई थे, उनको तो ईद उल फितर पे, ईद उल ज़ुहा पे क्या रियायत मिलती थी, और जेल में उनके लिए कोर्सेज़ भी थे, लेकिन हमारे जो मिनॉरिटीज़ के लोग थे उनके लिए नहीं थे। तो ये हमने इसको एक करवाया। हायर एजुकेशन में कोटा हमने हासिल किया है। थर्ड था हमारा हेट मटीरियल, जिसकी मैंने बात की थी कि पहले हेट मटीरियल इतना था कि कोई इसको एड्रेस ही नहीं करता था। तो फिर हमने आकर यहाँ पे अब हमारे डिपार्टमेंट का एक नुमाइंदा पंजाब टेक्स्ट बुक में बैठ गया है जो कि हेट मटीरियल को कंट्रोल कर रहा है। और चौथा जो था वो स्किल डेवलपमेंट थी। स्किल डेवलपमेंट्स ये थी कि हमारे जो मैट्रिक से आगे बच्चे जाते थे उनको ट्रेनिंग में परेशानियाँ थे, कुछ के पास पैसों के मसाइल थे, तो वो हमने पंजाब स्किल डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलकर हमने 5000 जो बच्चे हैं उनका एक किया, जो कि हमारे कॉलेजेस चल रहे हैं। मुख्तलिफ़ कॉलेजेस ने हमारे पास 170 जो कॉलेजेस हैं उनमें इन बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके बाद जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलेज, हाँ जी, चल रहा है, ये हमारा तकरीबन 6 माह से चल रहा है ये प्रोजेक्ट। ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए बनाया गया माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट्स, दूसरे कॉलेज में कोटा दिया गया है? माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को स्पेस दी गई है जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन या पॉलीटेक्निक्स चल रहे हैं उसके अंदर, कि उनके स्कॉलरशिप हमने देना है उनको। हर मंथली हम उनको 2500 रुपया देते हैं, स्टेपन देते हैं, और उसके बाद जो दूर से आता है उसके रहने के लिए 9000 रुपया उसको लेता। ये हमने किया है। फिर 5वां हमारा कंपोनेंट था रिलीजियस टूरिज़म। देखिए, हम आज तक कोई मिनॉरिटीज़ की हमारे पास इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं जिनको हम दिखा नहीं सके कोई। और आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर का विज़न है कि वो टूरिज़म पे ज़्यादा उनका फोकस है। तो टूरिज़म की बात हम करें तो हमने पंजाब में जो हमारे ये दोनों कैथीड्रल हैं माल पे जो है, इनकी हिस्ट्री तकरीबन 150 साल पुरानी है। तो इन चर्चिज़ का आर्किटेक्चर, और इनमें एक जो सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल है उसको बेल्जियम गवर्नमेंट ने स्टेट ऑफ द आर्ट करार दिया है। तो अब हम इन दोनों चर्चिज़ को स्टेट ऑफ द आर्ट बना रहे हैं ताकि जो बाहर से टूरिस्ट आए उनको हम ये बिल्डिंग, उन पे भी काम बिल्कुल जारी है। और फिर उसके बाद हम पहली दफ़ा जो कि यूहन्नाबाद एशिया की सबसे बड़ी मसीहों की आबादी है, तो वो जो साबिक़ वज़ीर आला थे उनका हल्का भी था, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा पसमानदगी थी कि आप जब दूसरे इलाकों से उसमें जाते थे तो आप समझ ही नहीं सकते थे कि वो लाहौर का हिस्सा भी है कि नहीं। वो किसी गांव का मंजर पेश करता था। तो हमने आकर उधर काम शुरू किया। हमने एक प्रोजेक्ट लेकर आए थे मॉडर्न लोकेलिटीज़, कि हम जो मिनॉरिटी की आबादियाँ उनको मॉडर्न लोकेलिटी बनाएंगे। तो हमने वहाँ 30 करोड़ से काम शुरू किया हुआ है। तकरीबन 50% काम हो चुका है और अभी भी जारी है। तो इंशाल्लाह तो ये और इसके बाद हमारी जो माइलस्टोन है, पूरे पाकिस्तान की तारीख में पंजाब वाहिद सूबा है जिसने हायर एजुकेशन में 2% कोटा हासिल कर लिया है। अदरवाइज़ ये आपको कहीं नहीं, ना आपको फेडरल में मिलेगा, ना आपको
किसी और। तो ये सर आपने प्रोविंशियल लेवल पे कोई ऐसी कमेटी इस्टेब्लिश नहीं की कि जिसमें हायर एजुकेशन का नुमाइंदा भी हो, इंफॉर्मेशन का भी हो, यूथ अफेयर्स का भी हो, सिविल सोसाइटी का भी हो, और वो लोग इन इश्यूज़ को, जो मिनॉरिटी के इश्यूज़ हैं, जो वायलेंट एक्सट्रीमिज़म के इश्यूज़ हैं, जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ हैं, उनको प्रोविंशियल लेवल पे ओवरसाइट का रोल प्ले कर रहे हों? देखिए, जब प्रोविंशियल लेवल पे एक मिनिस्ट्री मौजूद है और हमारे डिपार्टमेंट मौजूद है, तीनों डिपार्टमेंट अलग-अलग काम कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता किसी कमेटी की यहाँ पे ज़रूरत है। और फिर एक आपको ख़ास बताऊँ तो कि पंजाब वाहिद सूबा है जिसने लीड ली थी, जिसने फोर्स कन्वर्शन पे कमेटी बनाई थी पहली दफ़ा, और ये पंजाब में ही हमने बनाई है, जिसकी राजा बशारत साहब हेड है। मैं भी उसका मेंबर हूँ। जो रिलीजियस के मिनिस्टर हैं सैयद पीर साहब जो हैं, सैयदुल हसन साहब शाह साहब, वो उसके मेंबर हैं। उसके अलावा हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारे बिशप साहबान हैं। तो हम फोर्स कन्वर्जन को भी एड्रेस कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। फिर सबसे जो अहम बात ये है कि हमारे डिपार्टमेंट में पहले ये 50 करोड़ से ज़्यादा इसका बजट नहीं होता था, लेकिन हमारी आकर हुकूमत ने इसको 100 करोड़ पे लेके बजट एलोकेशन इंक्रीज़ हुई है। और क्या वो बजट स्पेंडिंग भी इस कुछ, क्योंकि हमने एक एनालिसिस किया था बजट का, तो मिनॉरिटी के लिए 1 अरब रुपया रखा था और वो 1 अरब रुपये में से 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ था इस साल। नहीं, मतलब पिछले दौर की बात कर रहा हूँ, पिछले हुकूमत की। वो पिछली हुकूमतों की हो सकता है। क्या वो स्पेंडिंग भी माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको फैसिलिटीज़ देने के लिए स्पेंडिंग भी उसी तरीके से होती है, सिर्फ एलोकेशन? हमने जो स्पेंड किए हैं पैसे, वो तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट्स से ज़्यादा पैसे हमने खर्च किए हैं। पीछे अभी भी जो हमारे जो पेंडेमिक में हमारे सिर्फ विड्रॉ हुए हैं पैसे जो हमारे डेवलपमेंट स्कीमों के थे, अदरवाइज़ हमने सारे पैसे जो हैं वो स्कॉलरशिप के अलहदा का, इकनॉमिक पैकेज के, दूसरे हमारे प्रोजेक्ट इसी तरह ही। अच्छा सर, जब हम पीस की बात करते हैं, इंतहा पसंदी के खात्मे की बात करते हैं, तो रोल ऑफ पार्लियामेंटेरियन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम समझते हैं कि क्योंकि जब वो वोट लेने जाता है तो किसी एक मज़हब से नहीं लेते, वो किसी एक फ़िरके से वोट नहीं लेते, बल्कि वो अपने हल्का, उनका मिक्स कम्युनिटी होती है जो उनको वोट करता है। तो अगर हारमनी की बात हम करें और पार्लियामेंटेरियन एक अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना शुरू कर दे और अपने लोगों को इकट्ठा करके उनको यकजहती के मैसेजेस देना शुरू कर दें, तो क्या चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती हैं आपके ख्याल से? देखिए, एक माइंड सेट है और उस माइंड सेट को बदलना होगा। अभी देखें, हालांकि जॉइंट इलेक्शन है, जॉइंट इलेक्शन में हमारे पार्लियामेंटेरियन जो है वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ है उनसे भी वोट लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब वो कोई उनसे काम के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं आपके मिनिस्टर से बात करेंगे या आपके एमपीए से काम करेंगे। भाई देखें, ये आप वोट तो उनसे डायरेक्ट ले रहे हैं, हमने तो अपने लोगों की जो वेलफेयर के काम करने ही करने हैं, लेकिन आपका भी हक उतना ही बनता है। तो ये एक माइंड सेट है, इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। इसको मैं आप नहीं बल्कि पूरे जो लोग हैं सबको मिल बैठ कर इसके सोचना चाहिए कि माइनॉरिटीज़ को जिससे हम डायरेक्ट वोट लेते हैं उनके भी उतने ही राइट्स हैं। क्योंकि देखें, वोट तो चाहे अगर एक वोट है मुस्लिम का या एक माइनॉरिटी के बंदे का वोट है तो उसकी इक्वल जो है वो उसकी स्ट्रेंथ है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, बल्कि जहाँ जहाँ उनके हल्का में माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। सर, हारमनी से मुराद सिर्फ ज़ाहिर है माइनॉरिटी नहीं है, उसमें शिया, सुन्नी, देवबंदी, सारे लोगों में हारमनी की ज़रूरत है। तो सवाल करने का मकसद ये है कि अगर पार्लियामेंटेरियन जिसको इतने लोग वोट देते हैं, अगर वो उन्हीं लोगों को इकट्ठा करे, देवबंद को भी बिठाए, सुन्नियों को भी बिठाए, अहले तशीयों को भी बिठाए, माइनॉरिटीज़ को भी बिठाएं, तो क्या एक पॉजिटिव रोल नहीं बिल्ट हो सकता पार्लियामेंटेरियन का? और पीस बिल्डिंग की अगर हम बात करें, काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज़म की बात करें, तो शायद मेरे ख्याल से बड़ा एक प्रोडक्टिव रोल हो सकता है, क्योंकि लोग ट्रस्ट करके, फॉलोअर्स है ना, तो जो पार्लियामेंटेरियन साहब कहेंगे, एमएनए साहब या एमपीए साहब, उसी को लोग फॉलो करेंगे। देखिए, ये आपने बड़ी अहम बात की है, लेकिन जब तक इस सोसाइटी में हम इन चीज़ों को ख़त्म नहीं करेंगे, जैसे जो अराई बरादरी से है वो अराई को वोट दे रहा है, जट जो है जट को दे रहा है, वो दूसरा दूसरे को दे रहा है, तो जब तक इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन हमारे माशरे में ख़त्म नहीं होगी, मसालक की बुनियाद पर, जो बरादरियों की बुनियाद पर, मजहबी बुनियादों पर, तो मैं नहीं समझता कि हम इस तरह हारमनी क्रिएट कर सकें। तो ये सबसे पहले तो हमें इन चीज़ों और
जिस माशरे में ऐसी चीज़ें होती हैं वो माशरा फिर आगे नहीं बढ़ता, वो वहीं रुक जाता है। तो ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इसके लिए जो बेस्ट जो मेरे पास तो ऑप्शन है कि देखिए हमारे लोग जो मस्जिद से पैगाम जाता है, जो चर्च से जाता है, जो मंदिर से जाता है, उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से वो उस पर अमल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए ज़रूरत है कि तमाम मसालक के लोगों को, तमाम मज़ाहब के लोगों को मिलकर इस तरह का एक पैटर्न बनाना चाहिए कि लोगों को ये मसालक के दरमियान, मज़हबों के दरमियान, ये बरादरियों के दरमियान जो लड़ाइयाँ तफ़रक़े हैं, ये ख़त्म होने चाहिए। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आप जैसा कह रहे हैं कि जी लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन इसमें अगर एक एमपीए साहब अपना रोल प्ले करें, रोल प्ले करने से मुराद ये है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, इकट्ठा कौन करेगा? किसी को तो स्टेप लेना है ना, कोई तो इकट्ठा करेगा। उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा इसलिए है कि वो लोगों का वोट लेके आए हैं ना। कौसर साहब, लोगों से मेरी मुराद ये है कि वो भी लोग ही हैं। वो तो एमपीए बाद में बनता है ना, पहले वो आम एक लोग होता है। तो मैं एक आम बात कर रहा हूँ कि सबको पहले बैठकर इन चीज़ों पे जो है ना वो एक तयशुदा रोड मैप बनाना चाहिए कि हमने इस बुनियादों पे चलना है। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि हुकूमतों में और ख़ास तौर पर देखिए कोई गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि उसके दौर में इस तरह का कोई तफरका पड़े या मसालिक के दरमियान जंग हो या मज़हबों के दरमियान जंग हो, कोई हुकूमत नहीं चाहती। लेकिन उसके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म ये है कि तमाम मसालिक के लोग जब तक हम एक जगह पर ना हों, तमाम मज़ाहब के लोग, हम यहाँ पे ये पैटर्न हमने शुरू की है अभी 2-3 दिन पहले भी हमने और हम जब इंटरफेथ की या इस तरह की मीटिंग्स में आते हैं, हम तमाम मसालिक के लोगों को लाते हैं। तो ये सिर्फ़ एक इस बात पर इकट्ठा करने के लिए, ताकि हम जो एक मैसेज भेजें वो तमाम लोगों के लिए काबिल कबूल भी हो। सर, स्टैंडिंग कमेटीज़ का रोल बड़ा अहम होता है किसी भी असम्बली के अंदर। नेशनल असम्बली के पास बड़ी पावर है, केपी असम्बली के पास पावर है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर पंजाब में भी बनी हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई प्रोडक्टिव रोल प्ले नहीं कर रही। तो बीइंग अ मिनिस्टर, आप नहीं चाहते कि आपकी स्टैंडिंग कमेटी भी स्ट्रेंथन हो और उसके लिए कोई गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने चाहिए? ना सिर्फ आपकी कमेटी बल्कि जितनी भी कमेटीज़ हैं उनको अगर स्टैंडिंग कमेटीज़ को एम्पावर करें तो एक सपोर्टिव रोल प्ले करे वो आपके साथ इस तरह की चीज़ों पे सो मोटो लेने में। देखिए, मैं स्टैंडिंग कमेटियों को फ़ाल करना या उन पर काम करना ये प्योरली स्पीकर का काम है। और स्पीकर जो है वो कोऑर्डिनेशन के साथ गवर्नमेंट के साथ इन चीज़ों को कर सकती हैं। वहाँ पे मिनिस्टर का तो रोल नहीं। मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि कोई स्टैंडिंग कमेटी जो है वो मेरे मुतल्लिका डिपार्टमेंट के वो एक्टिवली रोल प्ले ना करें। करना चाहिए, लेकिन असल बात ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी बस मीडिया की हद तक की बात करती हैं। अगर काम करने की नहीं है तो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, पिछले साल मैंने वहाँ जाकर अमेरिका में कैपिटल हिल में देखा है कि वहाँ मोस्टली जो पार्लियामानी कमेटीज़ हैं जो उनकी वो ज़्यादा एक्टिवली काम कर रही हैं, बजाय इसके कि मिनिस्टर या कोई कांग्रेसमैन या कोई इस तरह का काम करे। तो डेफिनेटली ये इनका रोल तो बड़ा अहम है, लेकिन ये अपना काम करें, इनको किसी ने रोका तो नहीं है। सर, बातें बहुत सारी करने वाली, लेकिन ज़ाहिर है टाइम बड़ा शॉर्ट है। मुहर्रमुल हराम आ रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे टॉलरेंस और पीस का और हारमनी का? ईद उल अज़हा भी आ रही है, मुहर्रमुल हराम भी आ रहा है, कि लोग किस तरह एक टॉलरेंस का मैसेज देना चाहेंगे कि लोग आपस में यकजा होकर इन इवेंट्स को सेलिब्रेट करें? देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि हमने तो बहुत जगह इन 2 सालों में हमने मसाजिद में जाकर अपने प्रोग्राम किए हैं, हमने तमाम बारगाहों में जाकर अपने प्रोग्राम्स किए हैं, हमने मंदिरों में जाकर अपने किए हैं, हमने चर्चिज़ में जाकर किए हैं, हमने गुरुद्वारों में जाकर किए हैं। तो ये सिर्फ प्रोग्राम कराने का मकसद ही यही है कि हम एक हारमनी डेवलप करें, ताकि लोग एक दूसरे को जो है नफ़रत की निगाह से जो देखते हैं वो मोहब्बत की निगाह से देखना शुरू करें। तो जैसा हमने कहा कि ईद उल अज़हा है, तो यकीनी तौर पर अभी भी देखें कि दुनिया जो है वो कोरोना से बचने की तैयारी कर रही है। अभी गवर्नमेंट भी जो मैसेज दे रही है कि ईद उल अज़हा पे ज़्यादा बाहर ना निकले, लेकिन अब जो लोग
अंजुमन ताजरा के लोग हैं, वो कहते हैं जी 24 घंटे खोल दें, इतने घंटे खोल दें। तो देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि वो हर कोई अपने मफाद की बात करता है। जिसको जिस चीज़ से फ़ायदा पहुंच रहा है वो उसी चीज़ को कहता है ये मेरा बयानिया है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। पहली तो बात यह है कि हमें ओवरऑल एक कौम का सोचना चाहिए, एक मज़ाहब के लोगों का सोचना चाहिए कि हम इंसानियत तो तब भी फ़ायदा मंद है जब हम इंसानियत को बचाएंगे। आपको पता है कि पिछली ईद पे लोगों ने इतना, तो फिर आपको पता है कि क्या उसका नुकसान हुआ। अभी भी गवर्नमेंट बार बार लोगों कर रही है। ये जो मुहर्रम अल हराम भी आ रहा है, तो इसमें भी मुहर्रम के दिनों में भी जो ज़ाहिर बात है कि इस कोरोना ने सबको मुतासर किया। आपको पता है कि हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थे, हम कोई ईद सेलिब्रेट नहीं कर सके। हम चर्चेज़ बंद हैं, जैसे ऑनलाइन इबादत होती हैं हर जगह पे। तो यकीनी तौर पर ये कोविड-19 ने तो सबको मुतासर उतना ही किया है। लेकिन बहरहाल हमें इन सारी चीज़ों को एक चीज़ पे हमें यकजा होने की ज़रूरत है कि हमें पाकिस्तान का पहले सोचना है, अपने लोगों का सोचना है, फिर कोई आगे बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ आलम साहब। नाज़रीन, एजाज़ आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी तफसीली गुफ्तगू हम कर रहे थे ह्यूमन राइट्स अफेयर्स और माइनॉरिटी अफेयर्स के हवाले से। उम्मीद करते हैं कि आपको ये शो पसंद आया होगा। अगले सेगमेंट में इंशाल्लाह नए मेहमान के साथ हाज़िर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।